प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट सेकेंड पेपर एजुकेशन पर अति नवीनतम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको दिसंबर 21 एवं जून 22 से संदर्भित मर्ज एग्जामिनेशन के रूप में आपको दिनांक 12 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 1 के रूप में लिया गया था। यह सेशन आपको पार्ट 2 के रूप में है। इसके पहले भी एक पार्ट दिया जा चुका है। यह आपको बाइलिंगुअल में टॉप क्वेश्चंस के रूप में होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग प्रश्न 1 की ओर चलें। यह है आपका प्रश्न 1। किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए। ए, इसके जनमानस के चरित्र और उनकी परंपराओं पर। बी, राष्ट्र के विकास के चरण पर। सी, इसके छात्रों और शिक्षकों के धन पर। डी, इसके विकास के लिए उपलब्ध अवसरों पर। इंग्लिश है इसकी, द स्ट्रेटजी फॉर द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर एनी नेशन शुड बी बेस्ड ऑन ए, द टीचर एंड traditions of its people. B, the stage of the country's development. C, the wealth of its students and teachers. D, the opportunities available for its development. Options है आपको A and B only, B, A, B and D only, C and D only और D only D। तो दिए गए विकल्प से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी भी राष्ट्र के लिए, यहाँ संपूर्ण राष्ट्र के लिए मानव संसाधन अर्थात शिक्षा से संदर्भित यह नीति के संदर्भ में यहाँ है। तो आपको मानव संसाधन मंत्रालय यह राष्ट्र के निर्माण में एक उन्नत भूमिका अदा करता है। उन्नत भूमिका MHRD। इस क्षेत्र में शिक्षा से लेकर शिक्षा, शोध, खोज, ये सारे संदर्भित को किस प्रकार निगरानी या सुधार किया जाना चाहिए, यह आपको शिक्षा नीति आधारित करता है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शंस के रूप में है। ये कह रहा है इसके जनमानस के चरित्र और उनकी परंपराओं पर। जो पीपल है
उनके कैरेक्टर और ट्रेडिशन, परंपरा पर। यह कथन आपको सही है, यह कथन आपको सही है। बी है राष्ट्र के विकास के चरण पर। तो राष्ट्र के ही विकास के लिए, राष्ट्र के ही निर्माण के लिए इसकी अग्रणी भूमिका है। तो यह हमारा राष्ट्र के विकास के चरण पर, यह कथन भी सही है। सी इसके छात्रों और शिक्षकों के धन पर। तो जहाँ भी आपको वेल्थ है, यह आपको कतई सही नहीं है। शिक्षक के धन या छात्र के धन से कोई यहाँ महत्व नहीं है। तो सी आपका ऑप्शन गलत है। इसके विकास के लिए उपलब्ध अवसरों पर, अपॉर्चुनिटीज, यह कथन आपका सही है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है ए, बी और डी, जो आपको बी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ये हमारा सही। यह प्रश्न आपको स्वविवेक पर भी बन सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि ऑप्शन सी, कथन सी जो है, इसके छात्रों और शिक्षकों के धन पर नहीं। यदि सी को हम हटा दें, सी को हटा दें, तो बाद बाकी सब हमें मिलता जुलता ही है, जो ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी, ए, बी एंड डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख प्रस्तावक कौन था? ए, मॉरिसन, बी, हंट, सी, हर्बर्ट और डी, रॉबर्ट गिलेसन। हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? ए, मॉरिसन, बी, हंट, सी, हर्बर्ट और डी है आपको रॉबर्ट गिलेसन। तो ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, तो सब समझ यानी शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर, ये आपको 3 प्रकार के हैं। शिक्षण के स्तर 3 प्रकार के हैं। ज्ञान, बोध, इसको समझ भी बोलते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। इसके बीच में भी समझ, बोध और समझ के बाद भी आपको विश्लेषण, संश्लेषण, यह सब भी आपको देखने को मिलता। यह आपको अनुप्रयोग, यह चिंतन स्तर भी, इसको रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लेवल, ये हो गया आपको लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग। अनुप्रयोग मतलब कि कहाँ तक हम इम्प्लीमेंट करें, इसको आप 1 नंबर में ज्ञान, 2 नंबर में बोध और 3 में चिंतन। ये आपका शिक्षण के स्तर है, शिक्षण के स्तर है। तो सबसे पहले समझे कि यहाँ ज्ञान जो है, ज्ञान, इसको स्मृति लेवल भी कहते हैं। स्मृति यानी मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। और यह ये आपका चिंतन, रिफ्लेक्शन। तो चिंतन कहाँ होगा? सबसे अंत में। कहाँ होगा? सबसे अंत में, सबसे उच्चतम बिंदु इसको कहा जाता है, उच्च स्तर, उच्च स्तर।
और स्मृति को कहा जाता है आपको निम्न स्तर। निम्न स्तर, यह निम्न स्तर का ज्ञान। और बोध या समझ अंडरस्टैंडिंग को मध्यम स्तर, यह आपका मध्यम में है। तो प्रसंगवश यह भी हम सब जान लें कि स्मृति जो है यह स्तर के प्रोपोनेंट कभी कभी पूछा जाता है कि यह इसका कौन थे। तो इसका थे आपको हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग के कौन थे? तो अंडरस्टैंडिंग के है आपको मॉरिसन। और चिंतन लेवल के है आपको हंट। ये कौन है? हंट। ये स्मृति स्तर जो आपको निम्न स्तर है, इसमें सिर्फ रटाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क से कमल, ख से खरगोश, इसमें बच्चों को रटाया जाता है। और वही दूसरा जो है आपका बोध स्तर, यहाँ उसकी समझ विकसित होती है। यहाँ समझ विकसित होती है और इसमें बच्चों को उदाहरण के द्वारा उसके अंतर से भी समझाया जाता है। यहाँ उसमें विश्लेषण भी किया जाता है। तो यह आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और तीसरा है चिंतन स्तर। तीसरा है आपको चिंतन स्तर, जिसे हंट ने प्रतिपादित किया और इसको कहा जाता है उच्च स्तर। यहाँ छात्र स्वयं चिंतन करते हैं। यह आपका उच्च स्तर है। यहाँ आपका तर्क होता है, वितर्क करता है। यहाँ आपको विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि कहाँ क्या कैसे। तो इस प्रकार हमें शिक्षण के स्तर के 3 हैं। तो हमें जानकारी हो गई कि समझ के स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, इसके प्रोपोनेंट आपको है मॉरिसन। ये आपको ए में है। ए ऑप्शन सही है, मॉरिसन। आंसर ए आपका सही है, मॉरिसन। समझ स्तर को इन्होंने ही प्रतिपादित किया। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? ए, शिक्षकों के वेतन व्यय का वहन। बी, शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण। सी, श्रम का सम्मान। डी, रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के शहरों में पलायन की प्रवृत्ति को कम करना। इंग्लिश इसकी है, which of the following was not the aim of craft based education recommended by Mahatma Gandhi? A, meeting the expenses of the teacher's salary. B, creation of a specialized class of craftsmen. D, C, dignity of labor. D, minimization of drift of rural youth to the cities in search of jobs. तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्राफ्ट बेस्ड, ये है आपको बेस्ट आधारित। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा। तो हम सब जान रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्राफ्ट शिल्प आधारित शिक्षा रखा गया, लेकिन लक्ष्य क्या नहीं था। इसमें उन्होंने बुनियादी शिक्षा का ज्यादा महत्व दिया। बुनियादी शिक्षा जिसमें कि कार्य करते हुए
धनोपार्जन की स्थिति से दूर न जाए। उसके इसमें शिल्प आधारित शिक्षा के अंतर्गत आपको कढ़ाई, बुनाई, पुस्तक कला, मिट्टी से खिलौना बनाना, कृषि, बागवानी, काठ कला, मछली पालन, पशुपालन, गृह विज्ञान, यह सब आपको शिल्प कला पर आधारित है, जिसे विषय के अंतर्गत शामिल किया गया। इसमें छात्रों को इस योग्य बना दिया जाता है कि जब वह शिक्षित हो जाए तो अपनी जीविका को आसानी से संभाल सके, इसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करे, उसके एक वर्ग का, एक सोसाइटी का निर्माण हो सके। इसके आधार पर शिल्प कला के आधार पर आपको अच्छी खासी रोजगार में वृद्धि हो रही है, और यह वृद्धि आपको विदेश में भी किया जा रहा है और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। इस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य नहीं, शिक्षकों के वेतन का वहन, शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण, यह कथन आपका विशेष वर्ग का निर्माण नहीं है। यह क्वेश्चन आपका नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो ऑप्शन आपको बी की ओर है। ऑप्शन आपको बी की ओर है। क्रिएशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ क्राफ्ट्समैन, ये क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही है। चलिए हम सब आंसर का मिलान कर लें। यह रहा आपका शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। ए 17 अगस्त 1992 को, बी 17 अगस्त 1994 को, सी 17 अगस्त 95 को और डी 17 अगस्त 96 को। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE एज ए रेगुलेटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन ABCD। इन ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। NCTE इसका आपको फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए NCTE का फुल फॉर्म भी हमें जानना जरूरी है। तो NCTE का फुल फॉर्म आपको यहाँ लिखा हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जहाँ हमें लगे कि टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन टी, तो वहाँ सिर्फ शिक्षक शिक्षा की बात होती है। यहाँ सिर्फ शिक्षक शिक्षा की बात होती है टीचरों के लिए। तो शिक्षक के लिए शिक्षा किस प्रकार की दी जाएगी, वहाँ आपको ट्रेनिंग के रूप में दी जाती है, जो नई नई चीज़ें खोज कर आती है। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, और यह आपको टीचर एजुकेशन के अंतर्गत में, यह आपको शिक्षक बनने के पूर्व भी और शिक्षक बनने के बाद भी, दोनों प्रक्रिया में यह शामिल है, दोनों प्रक्रिया में यह शामिल है। तो यह अधिनियम आपको 17 अगस्त 1945 लागू की गई थी। ऑप्शन आपको सी की ओर है।
यह राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत सरकार की इंस्टीट्यूट है, यह एक संस्था है, यह एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसका उद्देश्य देश में अध्यापक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न योजना जिसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या मानक होना चाहिए, क्या क्या मानदंड होना चाहिए, उसका विनियमन कैसे हो, उसका अनुरक्षण कैसे किया जाए, यह सब आपको संशोधन करना, नए पाठ्यक्रम का निर्माण करना, यह सब आपको NCTE का कार्य है और यह सरकार को अपना सुझाव देती है, सरकार को अपना सुझाव देती है। इस प्रकार यह अधिनियम हमारा 93-95 तो 17 अगस्त 1995 को यह अस्तित्व में आया। ऑप्शन सी 17 अगस्त 1995। सही उत्तर का मिलान कर ले हम सब। ये रहा सही उत्तर 17 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो विकास मूलतः है एक, ए स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया, बी स्थिर प्रक्रिया, सी गतिशील प्रक्रिया, डी अध्यापक केंद्रित। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट इज बेसिकली ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बी स्टैटिक प्रोसेस, सी डायनामिक प्रोसेस और डी है आपको टीचर सेंटर्ड प्रोसेस। तो विकल्प से ए, बी, सी और डी से चयन करना है। पोर्टफोलियो ये आपका पोर्टफोलियो ये डायनामिक है, यह डायनामिक प्रोसेस में है, यह गतिशील है। चूंकि यह स्थिर नहीं है, यह शिक्षक केंद्रित भी नहीं है और यह स्वयं भी नहीं है, इसके लिए शिक्षक का कौशल यहाँ निर्धारित किया जाता है। शिक्षक अपने विवेक से कि किस बच्चा का, किस छात्र का किस प्रकार का निर्माण हो रहा है, वहाँ उसमें कहाँ तक सुधार है, किस प्रकार पर उसका ध्यान दिया जाना चाहिए, यह तय निवेशक के रूप में शिक्षक द्वारा किया जाता है। निवेशक इसमें वित्तीय संपत्ति इन्वेस्टमेंट टूल्स के एकत्रित के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो व्यक्ति के वित्तीय संस्थान या निवेश फर्म द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प सी की ओर है, गतिशील प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस। पोर्टफोलियो का विकास डेवलपमेंट यह डायनामिक है, यह स्थिर नहीं है। इसका सही उत्तर देख लिया जाए, यह आपका सही उत्तर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम प्रारूप को विकसित तथा कार्यान्वित करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। ए तैयारी, बी विकास, सी साक्ष्य जुटाना, डी कार्यान्वयन और ई निगरानी और मूल्यांकन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए करिकुलम फ्रेमवर्क। ए प्रिपरेशन, बी डेवलपमेंट, सी एविडेंस गैदरिंग,
डी इम्प्लीमेंटेशन, ई मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। दिया गया विकल्प ए बी सी डी में भिन्न भिन्न प्रकार के आपको हैं। ए बी सी डी ई, बी सी ए बी डी ई और सी है आपको ए सी बी डी ई और डी ए बी सी ई डी। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। ये पाठ्यक्रम प्रारूप यानी करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क को निर्माण करने के लिए, इसे लागू करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए कौन कौन से स्टेप होंगे, कौन कौन से स्टेज होंगे, तो इसका सीक्वेंस में करना है, इसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके लिए साक्ष्य जुटाना होगा। बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए, पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहले साक्ष्य जुटाना होगा। एविडेंस गैदरिंग, एविडेंस गैदरिंग ये आपको 1 नंबर में पहले लाइन ए, इसको हमको करना है। क्या करना है? साक्ष्य जुटाना। दूसरा नंबर पर जब साक्ष्य हो गया तो उसकी तैयारी करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। दूसरे नंबर पर तैयारी, और तीसरे नंबर पर उसका विकास यानी डेवलपमेंट, और चौथे नंबर पर आपका होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन, और पांचवें में है आपका निगरानी यानी मॉनिटरिंग या मूल्यांकन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यानी ABCDE। तो साक्ष्य जुटाना आपको सी में है, साक्ष्य जुटाना आपको सी में है। तो सी, तैयारी ए में, तो ए, और विकास बी में है। उसके बाद कार्यान्वयन डी में, उसके बाद निगरानी यानी ई में। यह है आपको CABDE। CABDE आपको ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो सही उत्तर हमारा बी। इसमें पाठ्यचर्या में बच्चों के मल्टीपर्पस डेवलपमेंट होता है। यह शिक्षा के उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो भी परिस्थितियां होती है उसको बालक के, छात्र के ज्ञान में, उसके शिक्षा के अर्जन में, उनके आदत में, उसके अनुभव में, उसके व्यवहार में जो भी सुधार किया जाता है, जो भी परिमार्जित किया जाता है, यह सब आपका पाठ्यक्रम को डेवलप करने के लिए, पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए होता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बी है। सही उत्तर का मिलान कर लेते हैं। यह सही उत्तर CABDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा पुनर्परीक्षा, अर्धविभाजित, समानार्थी, समानांतर रूप और युक्ति संगत समानता की पद्धतियां प्रयुक्त होती है। ए, एक परीक्षण की वैधता के मापन हेतु,
बी, एक परीक्षण की व्यवहार्यता उपयोगिता के मापन हेतु। सी, एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु। और डी है आपको एक परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता के मापन हेतु। इंग्लिश है इसकी। The test, retest, the split half, the equivalence, parallel form and the rational equivalence methods are used for the assessment of A, validity of a test, B, usability of a test, C, reliability of a test और D, validity and reliability of a test। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प A, B, C और D से चयन करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। यह है आपको अर्ध विभाजित, था नहीं, अर्ध विभाजित, स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ। तो यह आपका शोध करना है कि हमें शोध टॉपिक से संदर्भित है। इसमें मापन हेतु, मेजरमेंट के लिए यह पद्धति उपयुक्त की जाती है। इसमें परीक्षा पुनर्परीक्षा, टेस्ट रीटेस्ट, यह पद्धति विश्वसनीयता में एक माप को अध्ययन में दो विभिन्न समयों पर यह शोध किया जाता है, जांच की जाती है। एक वर्ग 6 के कक्षा में सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और वह एक बच्चा का जो इंडिविजुअल मूल्यांकन है वह आपको 50% प्राप्त करता है। इसमें जिन शिक्षकों द्वारा बच्चा का मूल्यांकन किया गया, सेम क्वेश्चन और दूसरे समय में वही वर्ग कक्ष और वही सारे बच्चे का जब मूल्यांकन किया जाता है और दूसरे टीचर से जब इसका मूल्यांकन किया जाता है और बच्चे को 50% ही मूल्यांकन प्राप्त होते हैं, तो इस स्थिति में यह हमारा परीक्षा पुनर्परीक्षा और दोनों समयों पर, दोनों में यहाँ भी 50% और यहाँ भी 50%, जब दोनों में निष्कर्ष एक आवे, बराबर हो, तब यह विश्वसनीयता है, यह विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है। इसमें रिलायबिलिटी है, यहाँ कहीं त्रुटि का गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार एक विश्वसनीयता के मापने के लिए आपको इन पद्धतियों से होकर गुजरना होता है। तो हमारा सही उत्तर है एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु, रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, ऑप्शन सी सही उत्तर का मिलन। ये रहा आपका सही उत्तर, एक परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु, रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में हम सब अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे और PYQ के प्रश्नों का साझा किया जाएगा, सटीक उत्तर को समझा जाएगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।